Welcome back, student, to our YouTube channel Laksham Academy, Bihar Sharif Nalanda. In previous classes, we have discussed about types of teeth as well as salivary gland and all. And one more thing, I want to discuss with you. Maximum saliva is secreted by, maximum ptyalin is secreted by parotid gland, which is the largest salivary gland, and the maximum ptyalin is secreted by parotid gland. ये बताना उसमें मैं भूल गया था, उसको नोट कर लीजिएगा. सबसे ज्यादा टाइलिन एंजाइम हमारे बॉडी में जो सिक्रीट होता है वो किससे होता है? पैरोटिड ग्लैंड से होता है. उसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. पैरोटिड ग्लैंड आपका सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हो गया, टिथ के बारे में हो गया. टंग वगैरह का काम क्या है वो जानते ही होंगे. जिस तरह से आप देखते हैं कि ये चम्मच वेम्मच से ऐसा मिक्स करता है ना, सब्जी वगैरह को जब बनाते हैं तो उसमें हल्दी नमक वगैरह मिक्स करते हैं, तो फूड को मिलाने में काम करता है, मिक्स करने में काम करता है. वो टंग का काम यही है. ठीक है, और उसके बाद फिर आगे ज्यादा इसमें एक्सेसरी ग्लैंड तो है नहीं. टंग के अलावा बाकी का ज्यादा है, जो भी कुछ है वो आपको 11th-12th में पढ़ने को मिलेगा. अभी फिलहाल 10th के लिए इतना ही काफी है. उसका नेक्स्ट आइए स्टमक. आप बोलिए सर स्टमक के पहले तो ईसोफेगस था, आप ईसोफेगस में क्यों नहीं आए? क्योंकि ईसोफेगस में ऐसा कुछ ग्लैंड्स होता ही नहीं है, एक्सेसरी ग्लैंड होता ही नहीं. बस वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो डायरेक्टली मूव करता है इधर से उधर. इट मीन्स कि अगर ऐसा भी किया जाए कि बकल कैविटी से डायरेक्टली जोड़ दिया जाए स्टमक को, तब भी कोई दिक्कत नहीं हो सकता है. ठीक है, वो सिर्फ मूव करता है, मूव करने का काम करता है. ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू. अगर बहुत अच्छा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखना है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब क्या हो रहा है, जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा एक पाइप होता है. ठीक है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है. दिस इज कॉल्ड एज फूड पाइप. तो खाना अगर यहां पर आया है तो ऊपर वाला ऐसा है ना, जो ऊपर का जो सेक्शन है वो पहले ऐसा प्रेस करेगा. मतलब नेक्स्ट डायग्राम में अगर ऐसा ड्रॉ करें तो ये फूड यहां आ गया. यानी देखिए पहला इसका कहां था? यहां था. अभी लोकेशन पहले यहां था, बाद में आपका यहां पर आ गया. इसका मतलब ये मूव करता है. तो बाद एक टाइम ऐसा हो जाएगा ना कि लगातार पीछे से फूड आ रहा है, ये आगे की ओर गया, तब तक पीछे से दूसरा आ गया. तो क्या होता है, पाइप ऐसा दिखता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर दिखता है. पाइप में वेव लाइक स्ट्रक्चर दिखता है. मतलब ऐसा आपको दिखेगा कि वेव लाइक स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है. ऐसा इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. ठीक है, मैं लिख देता हूं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. ये अच्छा से आपको स्टडी अगर करने को मिलेगा तो सबसे अच्छा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहां मिलेगा देखने को? तो ईसोफेगस के अंदर, मतलब फूड पाइप के अंदर में सबसे अच्छा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बारे में आपको दिखेगा. लेकिन याद रखना बच्चे, एक चीज बताता हूं जो अधिकांश लोगों को कंफ्यूजन होता है. राइट फ्रॉम द बकल कैविटी से जैसे इंटर करता है फेरेंजियल एरियाज में, तो ये जो बकल कैविटी के बाद से ईसोफेगस में जाता है, तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड मूव करता है उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं. क्या बोला मैंने? पूरे एलिमेंटरी कैनाल में जो फूड मूव करता है उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं. बट सबसे अच्छा अगर स्टडी किया जाएगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का तो इसी के अंदर किया जाता है. किसके अंदर? ईसोफेगस के अंदर, मतलब फूड पाइप के अंदर में किया जाता है. ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा. सारा मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं. जहां से ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबके जगह पे जो मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. और सबसे बड़ी बात क्या है, ईसोफेगस में हम लोग इसका स्टडी सबसे बेहतर तरीके से करते हैं. ये जो मूवमेंट दिख रहा है ना वेव लाइक, वो हम लोग ईसोफेगस में बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. अब ईसोफेगस में कुछ इंफॉर्मेशन बता देता हूं, नोट कर सकते हैं कि जिसका जितना लंबा गर्दन उसका उतना ही बड़ा ईसोफेगस, जिसका जितना लंबा नेक होगा उसका उतना ही बड़ा ईसोफेगस होगा. तो मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा लंबा लॉन्गेस्ट ईसोफेगस किसका होगा? तो जिराफ का. ठीक है, उसका गर्दन काफी लंबा है, इसलिए उसके अंदर में सबसे बड़ा ईसोफेगस होगा. ठीक है, यानी फूड पाइप होगा. बस इसके लिए अभी इतना ही आप समझिए. सिर्फ एक मूवमेंट प्रोवाइड करता है, एक पैसेज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू होकर के फूड जाता है, जो कि वेव लाइक स्ट्रक्चर में जाता है. जब खाना खाते हैं तो पहले वाला गया, फिर बाद वाला गया. और भी बहुत सारा चीज आपको पता होगा. जब आप 11th में जाएंगे, आपको इसके बारे में पढ़ना होगा डिटेल में, तो आपको पता चलेगा कि इसका 2 सेक्शन में बांट दिया गया है इसको. एक वॉलेंट्री होता है और दूसरा इनवॉलेंट्री होता है. ठीक है, तो पहला वाला जो आपका सेक्शन है इनवॉलेंट्री. ठीक है, बाद वाला सेक्शन जो है वो क्या है? वॉलेंट्री है. मतलब इनवॉलेंट्री इन द सेंस की
क्या होता है ना, जैसे अभी खाना ऐसा करके ऐसा खींचते हैं ऐसा अंदर, वो तो अंदर जाता है तो अपने आप वो मूव करने लगता है, वो आपको करवाने की जरूरत नहीं है। तो वो हो गया कैसा, इनवॉलेंट्री सेक्शन का हो गया, ठीक है। और वॉलेंट्री मतलब हम अपने इच्छा से करेंगे। तो ये पहला सेक्शन क्या हो गया आपका, इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है। और दूसरा सेक्शन क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टमक के अंदर। तो स्टमक का अगर डायग्राम बनाया जाए तो ऐसा डायग्राम बन करके आता है स्टमक का। ये रहा हमारा इसोफेगस का सेक्शन जो लास्ट में एंड करेगा, यहां से स्टमक ऐसा निकल करके आ रहा है। अगर खाली स्टमक है, एम्प्टी स्टमक मतलब खाना पीना नहीं है कुछ, तो क्या होगा, एम्प्टी स्टमक। तो ये क्या होगा, जे शेप होता है। ये बहुत कुछ देखोगे, नीट के में क्वेश्चन ये पूछा है कि एम्प्टी स्टमक कैसा होता है। कई बार प्रीवियस ईयर का या तुम्हारे सीनियर कोई तैयारी करेंगे तो उनसे पूछना, जे शेप होता है, एम्प्टी स्टमक जे शेप। जैसे ही खाना आता है तो फिर ये ऐसा स्वेल कर जाता है, मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो पानी भरोगे तो कैसा फैल जाता है, उसी तरह से इधर भी फैल जाता है। और इसके अंदर में मसल्स होते हैं, और मसल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। मसल्स होते हैं और मसल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहले कार्डियक, बॉडी एंड फंडस, और एंड को पाइलोरस एंड, ठीक है। कार्डियक, बॉडी एंड फंडस, ठीक है। तो इस 3 पार्ट में बांटा गया है इसको। इतना आपको उस पार्ट में के लिए जानकारी नहीं है। आपको चाहिए क्या, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। क्या आपका बताना चाह रहा हूं मैं इसके अंदर में, कि ये जो कार्डियक वाला सेक्शन है, या फिर ये जो पूरा मसल्स आपको दिख रहा है काफी थिक है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का अगर सबसे थिकेस्ट पार्ट देखा जाए तो स्टमक है। पूरे एलिमेंटरी कैनाल का अगर थिकेस्ट पार्ट देखा जाए तो वो क्या है, स्टमक है। इस स्टमक के अंदर ना बेटा, कि इसके अंदर में सेल्स होते हैं, ऐसा ऐसा तमाम टाइप के सेल्स होते हैं, है ना। ऐसा सेल होगा, इस टाइप का अलग अलग टाइप का सेल होगा। मैं आपको ये स्ट्रक्चर भी अलग करके दे देता हूं, तो जिससे कि आपको आसानी से समझ में। ये सारे सेल्स एग्रीगेट करते हैं एक स्पेशल मैनर में। कैसा मैनर में, इस टाइप का ऐसा ऐसा मैनर में सबका सब ऐसा अरेंज करते हैं, मतलब ये सारा सेल इधर ही अरेंज रहेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। ऑल टुगेदर दोज cells all together called as gastric gland, उसको क्या बोलते हैं, gastric gland। मेन थिंग इज दैट कि इसके अंदर जो है सारा का सारा एक साथ मिलता है, और एक साथ मिलने के बाद इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो कैसे इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज द एग्रीगेशन ऑफ सेवरल सेल प्रेजेंट इनसाइड द मसल्स ऑफ द स्टमक। आपके लिए ऐसा ही, प्रेजेंट इनसाइड द मसल्स ऑफ द स्टमक, ऐसा करके आपको इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड इज द एग्रीगेशन ऑफ सेवरल सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द मसल्स ऑफ स्टमक, ठीक है। स्टमक के मसल्स में आपको लेयर पढ़ना पड़ेगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा वगैरह वगैरह, वो 11th के लिए रहने दीजिए। बस इतना जान जाइए कि इसके मस्कुलर एरिया में बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपस में सब मिलकर के गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं। अब उसमें जैसे सब मिलकर के मतलब क्या है, तो इसका मतलब जैसे जी सेल हो गया, अर्जेंटाफिन सेल हो गया, आपका पेप्टिक सेल हो गया, ऐसा ऐसा तमाम टाइप का सेल है। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई म्यूकस रिलीज करेगा, कोई क्या करेगा, आपका विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, कोई HCl रिलीज करेगा, ऐसा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड मैं डायरेक्टली लिख देता हूं आपको, अभी ड्रॉ कर सकते हैं इसको, जल्दी से कीजिए। इसको ड्रॉ कीजिए अच्छे से, एम्प्टी स्टमक का जे शेप लिखिए वहां पे।
ऐसे ही मैंने आपको एक रफ आइडिया, रफ स्केच दिया है। और अगर एक्चुअल नाम आपको लिखना है तो ध्यान देना, इसको ऐसा बांटिए, यहां से एक सेक्शन में ऐसा, दिस इज नोन एज कार्डिया। अब इसको अलग सेक्शन में ऐसा बांटो, दिस इज कॉल्ड एज फंडस। और ये बॉडी तो है ही, और इसको बोलते हैं पाइलोरस। एकदम एग्जैक्ट नाम आपको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज पाइलोरस। और ये पाइलोरस, पाइलोरिक एंड हो गया। यहाँ पर स्फिंक्टर टाइप का ऐसा बन रहा है। एग्जैक्ट नाम अब हो गया। अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत होता है कि एग्जैक्ट नाम बताइए, वो तो मैंने आपको रफ स्केच दिया कि भाई कुछ कुछ एरिया में बांट दिया गया है इसको पूरा को मैंने ऐसा ले लिया कि कार्डिया होता है, लेकिन कार्डिया के 2 सेक्शन में, दिस वन इज बॉडी और ये पाइलोरस हो रहा है आपका। ठीक है, अब आगे देखिए कि एक बात और बताना चाह रहा हूं मैं कि इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड का फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं अभी इरेज कर रहा हूं इसको, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड लिखता हूं। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। पहला नंबर फंक्शन क्या है? सिक्रीशन ऑफ HCl। HCl का सिक्रीशन करता है। दूसरा नंबर है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ठीक है, तीसरा नंबर है सिक्रीशन ऑफ CIF, कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और बाकी और सब भी है, लेकिन फिलहाल आपका मेन फंक्शन है HCl, म्यूकस और CIF। ठीक है, आपके लिए भी जानकारी के लिए इतना काफी है, ओलंपियाड तक में इतना आपको हेल्प कर जाएगा। अभी मेन मैटर क्या है इसका कि आप फंक्शन के तौर पे जानो कि अगर आप एक ब्लेड है ना, ब्लेड गलती से स्टमक में चला जाता है, ब्लेड जो ऐसा होता है ना, और शेविंग वोविंग में यूज होता है या कट करने के लिए होता है, तो वो उसको गला सकता है। मतलब हमारा स्टमक उसको गला सकता है अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि उसके पास HCl होता है, और HCl का pH वैल्यू आपको पता ही है 1.5 का अराउंड, हाईली एसिडिक होता है वो। तो अगर वो एसिडिक होगा तो हमारा स्टमक भी जल सकता है। अगर वो एसिडिक होगा तो अगर वो ब्लेड को गला सकता है तो हमारा स्टमक तो मसल्स है, तो उसको तो आराम से गला सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करता है, ये म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है, म्यूकस क्या है? वाटरी या ऑयली टाइप का सब्सटेंस है जो सरफेस पे किसी के, जैसे देखो अब ये मेरा हाथ है, ये हाथ मसल्स का। ठीक है, अब इस पे डायरेक्टली अगर मैंने लिया यहाँ पे HCl तो वो गला सकता है तुरंत भर में। लेकिन अब क्या कर रहा हूं मैं कि इसके ऊपर पहले ऑयल का एक फिल्म लगा दिया, इसके ऊपर एक लेयर लगा दिया, अब डालूंगा HCl या अब कोई एसिड डालूंगा, तो पहले जितना जला है उससे कम ही जलेगा। और एक अगर थिक लेयर डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा हाथ को। वैसा ही हालत म्यूकस का, पहले म्यूकस रिलीज होता है तब जाकर के HCl रिलीज होता है। म्यूकस एक लेयर बना देता है ऊपर, तब HCl आता है। और वो HCl का काम क्या होगा? अब HCl है तो मीडियम को एसिडिक बनाएगा। HCl मीडियम को एसिडिक बनाएगा। मीडियम का मतलब हमारा स्टमक का माहौल उस वक्त में एसिडिक रहेगा। ठीक है, और म्यूकस क्या करेगा? हमारे स्टमक को बचाएगा कि भाई उससे गले नहीं, उससे जले नहीं, उससे खराब नहीं हो, इससे बचाएगा। उसके बाद देखो क्या हो रहा है कि HCl और क्या काम करेगा? अगर हम लोग खाने के साथ साथ कुछ ऐसा खाना खाए तो बाहर एटमॉस्फेयर में इतना बैक्टीरिया वगैरह है, वो सब जाएगा तो बैक्टीरिया को भी किल करता है। पूरी तरह से नहीं कह सकते हो, लेकिन बट किल करता है। दूसरा, काफी अब हम लोग खाना खाते हैं तो जैसे अभी ये फ्राइड कुछ ऐसा चीज खा लिए या फिर रोटी वगैरह ऐसा खाते हैं तो उसको मॉइस्ट करने का काम करता है। मतलब अब किसी पर एसिड डाल देंगे तो गल जाएगा ना, उसी तरह से फूड को भी ऐसा ही गलाने का काम करता है। 2 काम कर दिया, पहला मीडियम को एसिडिक बनाया, दूसरा फूड को मॉइस्टन किया, MOISTEN। ठीक है, मॉइस्टन मतलब थोड़ा नरम किया उसको। उसका थर्ड वन इज दैट
कि बैक्टीरिया वगैरह को किल किया, ऐसा इसका काम। ये 3 काम HCl का होगा। और म्यूकस का सिर्फ एक काम याद रखिएगा कि HCl से हमारे स्टमक को बचाना। HCl जो रिलीज हो रहा है उससे हमारे स्टमक को बचाना किसका काम है? तो म्यूकस का काम है। और हमारे अंदर में जो विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन का काम में हेल्प करता है CIF, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, CASTLE कैस्टल इंट्रिंसिक, INTRINSIC इंट्रिंसिक फैक्टर, उसमें ये हेल्प करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। 10th तक के लिए इतना ही याद रखिएगा। आपको अगर जरूरत भी है तो आगे लिख सकते हैं या पर्सनली कमेंट करके लिख सकते हैं कि सर गैस्ट्रिक ग्लैंड को थोड़ा डिटेल में बताइए, या फिर आप जब वीडियो देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड को और डिटेल में बताइए, तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, एक लेक्चर स्पेशल रखूंगा उसके लिए, ताकि उसमें आपको पूरा क्लियर पता चल सके जितना डिटेल में आपको जाना है। लेकिन अभी जरूरत है नहीं आपको 10th तक में, इसलिए बेटा इतना जो है उतना काफी है। उसमें से आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा। हाँ, अब बोर्ड का क्वेश्चन कहां पर से आता है? जो यहां से क्वेश्चन अराइज होगा बोर्ड का, और यहां से भी क्वेश्चन होगा बोर्ड का। क्या क्वेश्चन अराइज होगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ HCl में लिख देते हैं आपको आसानी से याद करने के लिए। HCl है यहां पे, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन मेक द मीडियम एसिडिक, मेक द मीडियम एसिडिक। मीडियम का मतलब हमारा खाना, यानी जो खाना हम लोग खा रहे हैं अभी वो तो एसिडिक नहीं था ना, वो अंदर गया HCl के साथ मिल गया, अब वो एसिडिक हो गया। ठीक है, दूसरा किल्स द जर्म्स, जर्म्स को किल करता है। ठीक है, जर्म्स वगैरह को किल करने में हेल्प करता है। और 4th नंबर में मेक द मीडियम एसिडिक, किल्स द जर्म, एंड नेक्स्ट वन इज हाँ मॉइस्चन द फूड, फूड को मॉइस्चर में हेल्प करता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। ये बेटा बोर्ड में पूछता है बहुत, इसलिए इसको अच्छे से लिखिए आप लोग, क्योंकि अक्सर हाँ उसके हिसाब से पूछते रहता है। मेक द मीडियम एसिडिक, किल्स द जर्म, मॉइस्चर द फूड, ये HCl का फंक्शन है। ये पूछते रहता है हमेशा आपको। हो गया? नेक्स्ट लिखिएगा फंक्शन ऑफ म्यूकस। फंक्शन ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, आप मत लिखिएगा। फंक्शन ऑफ म्यूकस, फर्स्ट प्रोटेक्ट्स आर स्टमक वॉल, protects our stomach wall from HCl, acidic medium, protects our stomach wall from HCl। ये पहला म्यूकस का काम हो गया। और अगर आप दूसरा ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसमें कि और भी कुछ डाल सकते हैं, तो बस इतना ही रहने दीजिए आप अपने लिए। प्रोटेक्ट्स आवर स्टमक वॉल फ्रॉम HCl, ये इसका फंक्शन हो गया ऐसा म्यूकस का। ठीक है, म्यूकस एक मीडियम प्रोवाइड करता, मतलब फिल्म लाइक होता है जो कि कवरिंग प्रोवाइड करता है, और कवरिंग प्रोवाइड करने के कारण आप अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप अपने लैंग्वेज में ही लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है यहाँ पे कि भाई फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकल करके आया। अब नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड आते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टमक से आगे बढ़ जा रहे हैं। तो स्टमक से आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारा आएगा पैनक्रियास, मतलब ड्यूडेनम वगैरह आता है। तो उसमें आप याद करिएगा, अगर डायग्राम वापस से देखिएगा बेटा तो आपको ऐसा दिखेगा, स्टमक के बाद ऐसा घुमा हुआ था, उसमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था, दिस इज कॉल्ड एज पैनक्रियास।
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज के बारे में कुछ कुछ बात कर लेते हैं। इट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मतलब बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब क्या, हार्मोन रिलीज करेगा, और एक्सोक्राइन का मतलब क्या, जूस रिलीज करेगा, यानी डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस। उसी तरह से पैनक्रियाज भी रिलीज करेगा, उसका नाम होगा पैनक्रेटिक जूस। इस डाइजेस्टिव जूस का नाम क्या होगा, पैनक्रेटिक जूस। वहां गैस्ट्रिक ग्लैंड जहां लिखे हैं वहां पर ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में सब कुछ होता है, HCl भी होता है, म्यूकस भी होता है, CIF भी होता है, और भी सारे चीज होते हैं। अर्जेंटाफिन सेल के अलावा बहुत सारे सेल होते हैं, जी सेल होता है, गैस्ट्रिन वगैरह जो हार्मोन का काम करता है। इतना डिटेल में अभी आपको पढ़ने का नहीं है, फिलहाल उतना है जितना कि आपका क्वेश्चन वगैरह बन जाओ, प्लस आपको ओलंपियाड का भी आपका सॉल्व हो सकता है। तो क्या होगा, पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पैनक्रेटिक जूस। ठीक है, इसमें से ही हार्मोन आता है, 2 हार्मोन इसमें से आता है बेटा, जो आपको याद रखना है। ठीक है, आपके लिए 2 हार्मोन है 10th क्लास तक के लिए। पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, जिस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड में बहुत सारे सेल होते हैं, उसी तरह से यहां पर भी पैनक्रियाज में भी सेल होता है। तो ये क्या होता है, ये बीटा सेल एक नाम का है, बीटा शेप का होगा, इसलिए बीटा सेल इसका नाम देते हैं। ठीक है, ऐसा नाम अलग शेप होने के कारण उसका बीटा सेल नाम दे दिया। ठीक है, बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन और अल्फा सेल से रिलीज होता है ग्लूकागॉन। अल्फा सेल से होता है ग्लूकागॉन। आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहला बात की पैनक्रियाज क्या है भाई, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, यानी कैसा नेचर का होगा, दोनों टाइप का नेचर, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन नेचर का होगा। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन रिलीज करेगा, एक्सोक्राइन का मतलब डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा, और डाइजेस्टिव जूस में मतलब पैनक्रेटिक जूस इसको बोलते हैं। और एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन रिलीज कर रहा है, 2 तरह का हार्मोन रिलीज कर रहा है, पहला इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन। इंसुलिन के अलावा क्या, ग्लूकागॉन। इंसुलिन कहां से रिलीज हो रहा है, बीटा सेल से, और ग्लूकागॉन कहां हो रहा है, अल्फा सेल से। इसके अलावा डेल्टा सेल भी होता है उसके अंदर में, गामा सेल भी होता है, वो सब अभी आपको पढ़ने का नहीं है। ठीक है, उसमें सोमैटोस्टैटिन वगैरह रिलीज होता है। फिलहाल तो इतना ही, पर आप नोट कीजिए इसको जल्दी से। 2 तरह का आपको बताया, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। अब इसका फंक्शन बताते हैं, पैनक्रेटिक जूस में होता क्या क्या। पैनक्रेटिक जूस कंप्लीट जूस है भाई डाइजेशन के लिए, प्रॉपर पैकेज। इट कंटेन्स ऑल थिंग, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, सब चीज। अभी पढ़िएगा तो मैकेनिज्म पढ़ने में आसान होगा आपका। अगर नोट कर लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं आपको। पैनक्रेटिक जूस कंटेन्स, पहला अमाइलेज for carbohydrate digestion, दूसरा प्रोटीएज for protein digestion, तीसरा लाइपेज फॉर लिपिड या फैट, ब्रैकेट में इसको फैट लिख दो, आपको आसानी से समझ में आएगा, डाइजेस्ट।
फोर्थ, डीएनएज फॉर डीएनए डाइजेशन, आरएनएज फॉर आरएनए डाइजेशन, डीएनएज, आरएनएज फॉर आरएनए डाइजेशन। ठीक है, इतने तमाम चीज इसके अंदर में होता है। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर का जो प्रोटीन है उसका नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, इसके अंदर का नाम है ट्रिप्सिन। आगे बताता हूं मैं उसका डायग्राम के बाद, तो समझ में आएगा। स्टमक के अंदर में जो निकल कर आ रहा था गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें से निकल कर आ रहा था पेप्सिन, और यहां आता है ट्रिप्सिन। ध्यान दीजिएगा, पहले उसका मैं एक जगह पर सेपरेट कर दूंगा आपको कि कहां से कौन कौन सा एंजाइम निकल के आ रहा है, तो दैट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू कि स्टमक के अंदर का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन कौन सा एंजाइम आ रहा है उसको एक साथ रख दूंगा, तो आपको याद करने में आसानी होगा। ठीक है, फिलहाल तो इसको अभी ऐसा ही याद रखिए, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, डीएनएज एंड आरएनएज। ठीक है, उसे अभी देखो एक ही साथ सारा चीज कुछ अगर डिस्कस हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम होगा आपको क्या, कि आपको याद करने में प्रॉब्लम आ सकता है कि सर एक ही साथ कैसे याद करें। ठीक है, तो एक ही साथ याद नहीं करना है आपको, आप देखिए कैसे कैसे सेपरेशन में मैं उसको लिखता। ओके, तो पैनक्रियाज के अंदर में ऐसा हो गया। अब एक बार डायग्राम बना करके दिखाता हूं आपको कि पैनक्रियाज के अंदर में कैसा होता है। देखो बेटा, ये पैनक्रियाज है ऐसा, ये रहा ऐसा, इसको कट करेंगे सामने से, और कट करने के बाद देखेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर ये पेन है, इसको कट करो और सामने से ऐसा देखो, इस टाइप से ऐसा सामने से, तो दिस इज कॉल्ड दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब देखते हैं कट करके, तो ऐसा कुछ डायग्राम आता है। सेंट्रली ऐसा लोकेशन में रहता है, इस टाइप से। ठीक है, इसके अंदर में तमाम सेल होते हैं, इस टाइप का सेल होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, ऐसा भरा पड़ा रहेगा, कुछ इस टाइप से रहेगा। ऐसे ही जानबूझ करके मैंने अलग अलग शेप दिया है ताकि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी एक का नाम होगा अल्फा सेल, और अल्फा सेल क्या करता है, रिलीज ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। और कुछ ऐसा रहेगा जो होगा बीटा सेल, बीटा सेल, ये क्या रिलीज करेगा, इंसुलिन। कुछ ऐसा होगा डेल्टा सेल, गैमा सेल, ऐसा करके लिख सकते हो कि वो क्या करेगा, स्ट्रोमैटिन। कुछ ऐसा भी रहता है, ऐसा ऐसा टाइप का सेल दे दो, दैट इज गैमा सेल, ऐसा। ठीक है, दिस ऑल आर एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट किस चीज से बना हुआ, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, डेल्टा सेल एंड गैमा सेल। Those all cell releases some enzyme, some hormone which is helpful in our digestion as well as metabolic activities। ठीक है, तो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इधर हो गया। इसके अलावा क्या होगा ना बेटा, इसके कॉर्नर पर ऐसा फ्लावर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा। ये इधर भी रहेगा, आप लोग फ्लावर बना लीजिएगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए आप लोग फ्लावर बना लीजिएगा, ऐसा। इधर भी रहेगा, ऐसा घेरे हुए रहेगा, मतलब राउंड किए हुए रहेगा। काफी अच्छा, काफी स्वीट टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, इसलिए इसको स्वीट ब्रेड भी बोलते हैं। ब्रेड इसलिए क्योंकि वो करता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, एकदम मस्त टाइप वाला, ऐसा एकदम अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है। इसको ड्रॉ करेंगे तो बीच में ऐसा सेंट्रली ऐसा, चारों तरफ फ्लावर, बचपन से करते आए हैं, इधर लिक्विड वगैरह भरा पड़ा। ठीक है, ये एक सिंगल सेल को बोलते हैं एसिनर सेल, एसिनर सेल। ये जो फ्लावर में जो एक पंखुड़ी टाइप का है ना, एक पेटल जो आप निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसिनर सेल। और इस पूरे को बोलेंगे एसिनी। ठीक है, पूरे को एसिनी, एसिनी विल बी द प्लूरल। और ये है एक्सोक्राइन पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, एक्सोक्राइन। ये जो सेक्शन है ना आपका, दिस इज एक्सोक्राइन।
एंडोक्राइन पार्ट, यही रिलीज करेगा पैनक्रियाटिक जूस, ये रिलीज करेगा पैनक्रियाटिक जूस। और उसी पैनक्रियाटिक जूस में वो सारा तमाम चीज रहेगा, डीएनएज, आरएनएज, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ये सारा कुछ उसके अंदर में होगा। अभी समझ में आया? तो ये जो होता है ना बेटा, ये 99% होता है पूरे पैनक्रियाज का। 99% एक्सोक्राइन पार्ट है एंड ओनली 1% एंडोक्राइन पार्ट है, एंड ओनली 1% एंडोक्राइन पार्ट है। मतलब अगर ऐसा देखा जाए बेटा कि उसके अंदर में 1000 सेल है, मान लेते हैं इस सेक्शन में 1000 सेल है, तो 1000 सेल का 1% कितना हो गया? 10, ठीक है। तो 10 सेल मिलकर के एंडोक्राइन पार्ट बना है, और वो क्या बनाएगा? आपका एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है। समझ में आया? मान लेते हैं कि उसके पास 1000 सेल है, तो 1000 सेल में 10 सेल ही होगा जो क्या करेगा? एंडोक्राइन पार्ट रहेगा, बाकी आपका 990 सेल जो होगा क्या चीज होगा? वो एक्सोक्राइन पार्ट होगा। मतलब पैनक्रियाटिक जूस काफी निकलता है इसमें से पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें जरूरत भी होता है। और ऑब्वियस सी बात है, ये कहां अटैच था पैनक्रियाज? ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी इसका लिक्विड निकलेगा तो कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहां तक में इसको नोट कर सकते हैं, डायग्राम को बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको अलग अलग शेप दे सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल, ऐसा दे सकते हैं। गामा डेल्टा नहीं भी लिखोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा को जानो। अब तुमको बताते हैं इंसुलिन से कैसे क्या फंक्शन करता है। जो आप लोग जानते होंगे ना कि किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है, चाहे क्यों हो जाता है डायबिटीज का प्रॉब्लम, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इरेज करता हूं बेटा। आपको ये याद रखना चाहिए, डायग्राम इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। इसमें से एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हर एक एसिनर सेल के बीच में एकदम सर्कुलर जो पार्ट है वो पाइप है, जिसके थ्रू होकर के वो जाएगा। वो देख रहे हो यहाँ पर बीच बीच में पाइप देता है, वो पाइप वही आएगा जो छोटा छोटा पाइप मिलकर के बड़ा सा पाइप में मिल जाएगा। वो जो बड़ा सा पाइप पैनक्रियाज के बीच में जो लाइन खींचे थे ना, वो वही पाइप में जाके मिलेगा, ठीक है। आप नोट कर लिए होंगे। चलो एकदम बेसिक से बात करते हैं। शुरुआत में जो हम शुरुआत में भी बेसिक का बात किए थे, अभी भी वही करते हैं। ये फूड है हमारा, और फूड डाइजेशन होता है इसका, और डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये तो बेसिक चीजें हैं जो इनिशियल लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आप देखे होंगे। तो ये जो ग्लूकोज है वो बाद में फाइनली पहुंचता है सेल के पास, और सेल के अंदर में ये एटीपी में कन्वर्ट होता है। ये तो बहुत पहले पढ़े थे, ठीक है। बस उसी से जुड़ा हुआ चीज है। अगर इतना तक पहले लेक्चर ध्यान से देखे होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, नहीं तो अभी भी देख लीजिए। क्या होता है फूड का डाइजेशन? डाइजेशन का जो एब्जॉर्ब होता है, डाइजेशन किसी में होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज से एब्जॉर्प्शन होने के बाद सेल तक पहुंचता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वो एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो आइए अभी मामला यहां तक है, सेल फूड से ग्लूकोज में कन्वर्जन। तो अगर ये ग्लूकोज, देखो ये ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड के थ्रू होते हुए सेल में पहुंचता है, ब्लड के थ्रू होते हुए सेल में पहुंचता है। यानी कि सबसे पहले ब्लड में जाना पड़ेगा। और ग्लूकोज है क्या? इट इज जस्ट सुगर, C6H12O6, ये सुगर है, ठीक है। तो ये सुगर पहुंचा कहां? ब्लड में। सुगर कहां पहुंचा? ब्लड में। मान लेते हैं बेटा कि आपको हर दिन 200 ग्राम शुगर यानी कि ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लूकोज का नीड है। 200 ग्राम ग्लूकोज नीडेड पर डे, ऐसा मान लेते हैं। लेट 200 ग्राम ग्लूकोज इज नीडेड पर डे टू यू फॉर योर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। आपका जरूरत का सारा काम करने के लिए 200 ग्राम ग्लूकोज हर दिन चाहिए आपको। आपने खाना खाया या शुगर वगैरह कंटेंट ज्यादा लिया तो ये 200 से क्या हो जाएगा आपका, मान लेते हैं कि 600 ग्राम आपने इनटेक कर लिया, 600 ग्राम इनटेक कर लिया। बेटा 600 मान लिया कि आपने किया है। अभी एक ऐसा सीन है, दूसरा केस है कि आपने 600 ग्राम ग्लूकोज लिया है, तो 600 में तो 200 ग्राम आपका यूज हो गया,
बचा कितना, रिमेनिंग कितना रहा, रिमेनिंग विल बी 400 ग्राम। 600 ग्राम में 200 ग्राम तो आपका जरूरत है, ऐसा हमने मान लिया है, पहले ही माना है। क्या माना है हमने कि 200 ग्राम हर दिन आपको जरूरत है ग्लूकोज का, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, तो अगर आपने 600 ग्राम ग्लूकोज लिया है तो 600 ग्राम में तो 200 ग्राम यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि उतना तो जरूरत है ही आपको, बाकी 400 ग्राम बच जाएगा। तो वो 400 ग्राम तो इसी ब्लड में रह जाएगा ना। यूटिलाइज होने का मतलब क्या, ये 200 ग्राम मतलब है कि अगर ये ग्लूकोज 600 ग्राम था तो 600 ग्राम ब्लड में आया, ठीक है, इस 600 ग्राम में से 200 ग्राम ही पहुंचा सेल के पास और वो कन्वर्ट हो गया एटीपी में। इस 600 ग्राम में से 200 ग्राम पहुंचा किसके पास, ब्लड सेल के पास, और कन्वर्ट हो गया एटीपी में। तो अभी भी रिमेनिंग बच रहा है कि नहीं, 400 ग्राम, और वो है कहां, ब्लड में ही। तो ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ जाएगा ना। अगर वो ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा एटीपी में या किसी और कंपाउंड में, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो बढ़ते चला जाएगा हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे ब्लड के अंदर में। अगर हमारे ब्लड के अंदर में बढ़ते चला जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में, ब्लड के अंदर में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, और इसी बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि इस बीमारी का पूरा नाम हिंदी में बोलो तो मधुमेह। समझ में आया, उसको बोलते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तुम सब लोगों को लगता होगा कि कैसा ऐसा होता है, थोड़ा सा अगर फोकस करो तो समझ में आएगा। मैंने क्या बताया था, इनिशियल से स्टार्ट करते हैं कि ये फूड डाइजेशन होने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, राइट। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज है क्या, शुगर है। ग्लूकोज क्या है, शुगर है, ठीक है। अगर ये शुगर का कंटेंट बढ़ रहा है हमारे बॉडी में तो क्या हो जाएगा, शुगर का लेवल हाई हो जाएगा। शुगर का लेवल हाई होना को ही बोलते हैं मधुमेह। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का क्या है, मान लेते हैं कि 200 ग्राम जरूरत है हमको हर दिन का। यहाँ पर 200 ग्राम ग्लूकोज नीडेड पर डे फॉर आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर 200 ग्राम ग्लूकोज हमारे बॉडी में आता है हर दिन तो हम लोग आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं उसको एटीपी वगैरह बना करके, और हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, रोजमर्रा की जिंदगी का जो जरूरत का चीज है, सब हमारा 200 ग्राम में हो रहा है। आपने खाना खाया उस वक्त, या आपने ऐसा इंटेक किया कि आपके बॉडी में 600 ग्राम ग्लूकोज है, तो अब आपको जरूरत तो 200 ग्राम का ही था, लिया आपने 600 ग्राम, रिमेनिंग कितना है, 400, यानी एक्स्ट्रा कितना है, 400। तो ये एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगा वो कहां जाएगा भाई, ब्लड में ही जाएगा, क्योंकि सेल तो उतना ही लेगा ना जितना उसको जरूरत है। तो बाकी बचा हुआ ब्लड में घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, तो हमारा ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और इसी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि मधुमेह। अब आगे देखो, इसी से सारा कुछ आपको मैटर क्लियर होगा कि इसको कैसे इंसुलिन का काम होता है और कैसे ग्लूकागोन काम करता है। नोट करना है तो कर लीजिए एक बार वापिस से, मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा फूड कन्वर्ट होता है आफ्टर डाइजेशन ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को ही शुगर बोलते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो ब्लड में घूमते रहेगा, तो हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, यानी ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया। शुगर लेवल बढ़ना मतलब ग्लूकोज बढ़ गया, ठीक है। अब आगे देखिए इसका क्या काम होता है। जो ये जो 400 एक्स्ट्रा वाला था, ये 400 एक्स्ट्रा वाला है, ये 400 ग्लूकोज था जी एक्स्ट्रा वाला। ये क्या होता है, इंसुलिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और स्टोर, और ये क्या होता है, स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। ये 400 ग्राम किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में। अभी ग्लाइकोजन क्या है, तो एक तरह से कह सकते हो कि ग्लाइकोजन मॉडिफाइड कंपाउंड है, ये ग्लूकोज का ही मॉडिफाइड कंपाउंड है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, तो ग्लाइकोजन और ग्लूकोज का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है, आराम से समझ जाओगे, कोई ज्यादा बात नहीं है। मान लेते हैं कि 1 रुपए का कॉइन है, ऐसा सा करके 2000 कॉइन आपको दिया गया। 1 रुपए वाला कॉइन 2000 कॉइन दिया गया आपको, आपके पास टोटल कितने पैसे हुए, 2000 रुपए, और एक 2000 का नोट दे देना। अगर
2000 का नोट दे दिया गया आपको, तो आप बताइए किसको कैरी करना ज्यादा आसान हो सकता है? आप बताइए कि किसको कैरी करना ज्यादा आसान होगा? 2000 नोट वाले को आप वॉलेट में रख सकते हो, अपने उसको पर्स वगैरह में रख सकते हो आसानी से, ठीक है, आपको ज्यादा कष्ट नहीं। लेकिन अगर वो 2000 का कॉइन रहेगा तो पूरा पर्स तो भर जाएगा उसी से, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज। वो जो 1 रुपए का कॉइन था वो ग्लूकोज था और 2000 का जो नोट है वो ग्लाइकोजन है, ठीक है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ग्लूकोज का, यानी कि कह सकते हो कि सर, अच्छा एक सेकेंड, मान लेते हैं कि किसी के पास 2000 का कॉइन है और किसी के पास 2000 का नोट है। अगर हम तुमको 2000 का नोट देंगे तो वो 2000 का कॉइन तुम हमको दे दोगे। इसका मतलब अगर ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज में ही टूटेगा। अब मान लिया जाए कि आज तुम एक बार खाए हो, एक बार में 600 ग्राम आया था, 400 ग्राम अभी बचा हुआ है, वो 400 ग्राम कन्वर्ट हो चुका है ग्लाइकोजन। अब खाना आगे खा ही नहीं रहे, लेकिन एनर्जी का तो जरूरत पड़ेगा तुमको, ग्लूकोज का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वहां पर क्या होगा, वही ग्लाइकोजन जो स्टोर किया गया है अभी लीवर में, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो आपको चाहिए, फिर से 200 ग्राम आपको चाहिए, तो 200 ग्राम आएगा कहां से? तो उसी से निकल करके। मतलब ग्लाइकोजन इज जस्ट लाइक अ बैंक बैलेंस, ठीक है, कि बैंक बैलेंस का मतलब हम जो जमा करके रखे हैं, मान लेते हैं कि आपके पास पैसा है अभी, तो आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है, अभी खर्च कर, जितना कैश है आप खर्च कर दिए। कैश खर्च करने के बाद आपको घट गया या खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद फिर से वापस से जाकर के निकालते हैं, तो वो जो निकालते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो अलग बात है, उसको 1-1 रुपया करके खर्च करते हैं। आप जो निकालते हैं कैश, तो क्या होता है, नोट 500 2000 ऐसा करके निकलता है ना, लेकिन उसके बाद फिर फाइनली क्या होता है, जब आप देते हैं उसको तो चेंज करके 100 रुपीज में करके देता है, या फिर कॉइन्स वगैरह के फॉर्म में देती है। तो मेरा कहना है कि 1 रुपया का कॉइन दैट विल बी कंसिडर्ड एज ग्लूकोज, और वो 2000 का जो नोट दैट विल बी कंसिडर्ड एज ग्लाइकोजन। दोनों बराबर, यानी 2000 ग्लूकोज को मिलाएंगे तो एक वो वाला 2000 का नोट बनेगा, यानी वो 2000 का नोट के अंदर भी उतना ही चीज रहेगा जितना आप 2000 का कॉइन में रखे हैं, बराबर वैल्यू का दोनों है। लेकिन अंतर इतना ही है कि एक को स्टोर करना या एक को रखना काफी टफ हो रहा है और एक को रखना काफी आसान हो रहा है। अब तो और आसान है, काफी प्यारा सा नोट पिंक कलर का आता है, आप आसानी से उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। ये बहुत लोगों को दिक्कत होता है समझने में। अब कहीं कहीं पर आप पढ़ लीजिएगा कि वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है नॉन, तो उसके चलते आपका सीधा सीधा बात समझ लो, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जो भी उसी टर्म में आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं वॉलेट के अंदर में आपको सारा कुछ रखना है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद फिर आपका जो भी वोटर आईडी, ऐसे तमाम कुछ कागजात वगैरह रखना है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ पेपर्स वगैरह होंगे, मान लेते हैं कुछ पेपर्स को रखते होंगे वहां पे आप, ऐसा। अब आपको उसी वॉलेट के अंदर सारा सिक्का रखना है, तो आप क्या करोगे, बाकी चीज को निकालोगे बाहर, मतलब आधार कार्ड को बाहर फेंक दोगे वॉलेट से, फिर उसके जगह पे 10-15 सिक्का आपका आ जाएगा, कॉइन आ जाएगा, फिर आप बाहर फेंक दोगे उसको ड्राइविंग लाइसेंस को, फिर वहां पर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अभी तो ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग का बना नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो कहने का मेरा क्या मतलब हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, उस सिक्का को रखने के लिए जरूरत का बाकी सामान को फेंक रहे हो, या बाकी सामान को साइड में रख रहे हो, या बाकी सामान को वहां से निकाल रहे हो। तो मान लेते हैं बेटा ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ऐसा जरूरत का 5-6 सामान हम लिख देते हैं ऐसा, ठीक है। अब बारी बारी से क्या करते हैं, ग्लूकोज को लाते हैं, या ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, इसके अंदर एक ग्लूकोज को लाए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, 2 को लाए, कुछ नहीं पड़ा, 3 को लाए, कुछ नहीं, 4, 5, 6, 7 ऐसा ऐसा। तो अब हमारे पास जगह कम पड़ते चला गया, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो बहुत 2-4 और आ जाएगा, फिर इसको हटा देंगे 2-4 और आ जाएगा, फिर इसको हटा देंगे 2-4 और आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो एक टाइम में ऐसा क्या होगा कि हमारा जरूरत का सारा सामान निकाल करके वो बाहर करने की कोशिश करेगा, उसको रखने के लिए हमको किसी और को भेजना पड़ेगा। इसीलिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। अब तुम देखो कि वही यहां पर आया, ये 1-1 रुपये का सिक्का है यहाँ पे। अगर हम ऐसा काम करते हैं बेटा कि 1-1 रुपये का सिक्का की जगह पर बस यहाँ पर 2000 का नोट रख दिए ऐसा, तब तो हमको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ना तो वो जरूरत का सामान को बाहर करना पड़ा और ना ही
आपको कुछ ज्यादा दिक्कत होना पड़ा। तो यही काम करता है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जरूरत का बहुत सारा आयंस, कटायंस, अनायंस हमारे बॉडी के अंदर में होता है, हमारे सेल के अंदर में होता है, हमारे ब्लड के अंदर में होता है, उसको वो हटाने का काम करता है। अगर ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं किया जाए ग्लाइकोजन में तो उसको धीरे धीरे वो हटाना शुरू करेगा, उसकी कमी होती जाएगी आपके बॉडी के अंदर। तो ये चीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन आता है। इंसुलिन क्या बोलता है, नहीं ग्लूकोज को मैं कन्वर्ट कर दूंगा ग्लाइकोजन में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जितना में एक ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है ना, इट इज जस्ट लाइक 2000 नोट, उतना में 2000 कॉइन रहेगा। समझ में आ रहा है, 2000 कॉइन का भी वैल्यू उतना ही है और 2000 का नोट का भी वैल्यू उतना ही है। इट मीन्स की जगह छेकेगा नहीं ज्यादा, आपको जगह को ज्यादा बर्बाद नहीं करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पे, अभी क्या हो गया, ये तो कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में। अब ध्यान देना, जिस वक्त में फूड की कमी हो गई, मतलब आप भूखे हैं, स्टारवेशन, ड्यूरिंग स्टारवेशन ऐसा मान लेते हैं, ड्यूरिंग स्टारवेशन यू विल नीड एटीपी, आपको एटीपी चाहिए, फूड चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो क्या होगा, यही ग्लाइकोजन, दिस ग्लाइकोजन विल कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज जाएगा सेल के पास, सेल बना देगा एटीपी, आपको मिल जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन है ना, इसको इसमें हेल्प करता है ग्लूकागॉन, इसमें हेल्प करता है ग्लूकागॉन, यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन, ग्लूकागॉन। देखो अगर याद नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्पेलिंग लिखते हो तो कैसे GLU लिखते हो ना, उसी तरह से ग्लूकोज में भी GLU है। जबकि यहां पर इंसुलिन अंदर, इन का मतलब अंदर, यानी कि किसके, लीवर के अंदर स्टोर हो गया ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन लीवर के अंदर होता है और ग्लूकोज ब्लड में घूमते रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ काम हो गया। तो ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे का ऑपोजिट फंक्शन करता है। तो वैसा तमाम हार्मोन या एंजाइम जो एक दूसरे को ऑपोजिट फंक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक हार्मोन। उसको क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एक दूसरे के ऑपोजिट जो फंक्शन करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक हार्मोन। देखो ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। उल्टा हो रहा है ना, तो इसी कारण से इन दोनों को बोलते हैं। कितना बड़ा रोल है। तो जैसे ही एडवांस एज होना शुरू होता है ना, 40-45 के आसपास में पहुंचता है एज, तो ये इंसुलिन का सिक्रीशन कम होते जाता है बॉडी में। तो अगर इंसुलिन कम होगा, ध्यान देना, अगर इंसुलिन कम होगा तो ये कन्वर्जन भी कम होगा, इसका मतलब ग्लूकोज ज्यादा होते चला जाएगा, तो वही डायबिटीज होता है। इसलिए डायबिटीज अधिकांश जगह देखो है कि 99% केसेज में कि एडवांस एज में जाकर के होता है। ठीक है, पहले नहीं होता, अर्ली स्टेज में नहीं होता, एडवांस एज में जाकर के ये होता है। ठीक है, अब याद रखना इसको ध्यान से कि क्या क्या करना है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है और कहां स्टोर होता है, ये पूछता है क्वेश्चन जी, कहां स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्जन में कौन हेल्प करता है और किस तरह कब काम देगा, जो दोनों में डिफरेंसेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।